जलवायु में हमने देखा था राजस्थान की जलवायु से पूछे जाने वाले प्रश्नों का पैटर्न। हमने देखा था कि राजस्थान की जलवायु से संबंधित 3 तरह का पैटर्न होता है जहां से एग्जाम में प्रश्न बनाए जाते हैं। एक देखा था हमने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों से प्रश्न बनाया जाता है, जहां पर प्रश्न थोड़ा लेंथी आता है। प्रश्न कथन कारक जैसे जो प्रश्न आते हैं वो प्रभावित करने वाले कारकों से पूछा जाता है। दूसरा होता है ऋतुओं को लेकर, और तीसरा होता है वो जलवायु प्रदेश से होता है। जो सामान्यतः प्रश्न जो बनाए जाते हैं वो ज्यादा से ज्यादा छोटे एग्जाम्स में या जल्दी से जल्दी प्रश्न बनाना हो, ऑप्शंस में ज्यादा उलझन ना हो तो लिया जाता है, और जलवायु प्रदेश से लिया जाता है, जिसमें कोपेन, टिवार्था है और थार्नोवेट की जलवायु प्रदेशों के बारे में पूछा जाता है। तो हमने कल देखा था राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हमने अध्ययन किया था। हमने देखा था राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एक हमने देखा था स्थिति, यानी कि कोई भी भूभाग हो पृथ्वी पर कहां पर स्थित है, किन अक्षांशों के मध्य में स्थित है, जिन अक्षांशों के मध्य में स्थित होगा वहां की वैसी जलवायु होगी। हमने कल देखा था कि किस प्रकार यदि वो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों का है तो वो उष्णकटिबंध में होगा, कर्क रेखा से उत्तर या दक्षिण, मकर रेखा से दक्षिण की ओर होगा तो वो समशीतोष्ण होगा, उपोष्ण होगा, इससे ऊपर होगा तो शीतोष्ण या ध्रुवीय प्रदेश होगा। इस प्रकार हमने कल अध्ययन किया था। तो स्थिति क्या करती है, स्थिति कौन सी स्थिति, अक्षांश स्थिति भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हमने देखा था समुद्र से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई। हमने देखा था कि समुद्र से ऊंचाई हमने देखा है शोभ मंडल जो धरातल के निकट मंडल कौन सा मंडल है, शोभ मंडल। शोभ मंडल में विशेषता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, या 1000 मीटर या 1 किलोमीटर पर लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि जो भूभाग जितना सागर तल से ऊंचा होगा वहां का तापमान क्या होगा, कम होगा। इसीलिए हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाते हैं, ग्रीष्म काल में ये भूभाग कर्क रेखा के निकट होने के बाद भी यहाँ पर तापमान कम पाया जाता है। ऐसा क्यों, तो क्यों, क्योंकि वो सागर तल से क्या है, ऊंचाई पर होते हैं। नेक्स्ट सागर से दूरी, यदि हम सागर से निकटता रखते हैं तो हमारे यहाँ पर किसी जलवायु होगी, सम जलवायु होगी। सम जलवायु का मतलब है कि तापांतर में बहुत कम अंतर पाया जाता है, तापांतर बहुत कम पाया जाता है, यानी कि न तो यहाँ पर तापमान दिन का हो चाहे वार्षिक हो, दिन का यानी कि रात और दिन के तापमान में बहुत कम अंतर मिलता हो। सम जलवायु प्रदेश में दिन का तापमान जैसे 30 डिग्री है तो रात को लगभग 28 डिग्री होता, इसको कहते हैं सम जलवायु प्रदेश। या फिर वर्ष के ठंडे महीनों के तापमान मान लिया जैसे वहां पर 25 डिग्री है ठंडे महीनों में और ग्रीष्म काल में 30 डिग्री, तो यहाँ पर कोई तापांतर ज्यादा दिखाई नहीं देता है, तो ऐसी सम जलवायु पाई जाती है। तो जो सागर से जितना निकट होगा वहां पर कैसी जलवायु होगी, सम जलवायु होगी। जो सागर से जितना दूर होगा वहां पर कैसी जलवायु होगी, विषम जलवायु होगी, यानी कि तापांतर बहुत अधिक पाया जाएगा। राज्य के संदर्भ में देखें तो राज्य के दक्षिणी जिले, हमारे दक्षिण जिलों में देखिए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, इन जिलों में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, जबकि उत्तर पश्चिम जिले जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में बहुत अधिक क्या पाया जाता है, तापांतर पाया जाता है। तो हमसे संदर्भ में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो हमें जवाब देना है। इसमें और चीज देख लेते हैं कि सबसे अधिक दैनिक तापांतर किस जिले में पाया जाता है, तो जैसलमेर में, और वार्षिक तापांतर चूरू में, और न्यूनतम दैनिक वार्षिक तापांतर अगर पूछा जाए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में। तो ये हमने देखा सागर से दूरी और सागर तल से ऊंचाई। नेक्स्ट देखते हैं राज्य के मध्य में क्या फैली हुई है, अरावली फैली हुई है। अरावली भी क्या करती है, राज्य की जलवायु को प्रभावित करती है। दक्षिण पश्चिम पवनों में अवरोध का काम न कर पाने के कारण राज्य का अधिकांश भाग इन पवनों से क्या होता है, वर्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। इसको और विस्तार से देखेंगे जब हम मानसून पढ़ेंगे। नेक्स्ट है राज्य के पश्चिम में मरुस्थल है। मरुस्थल होने के कारण ये बहुत अधिक क्या होता है, गर्म तप्त होता है, जिस कारण राज्य में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने कल देखा था राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों से अगर यदि हमसे कोई प्रश्न पूछा जाए, दिनांक को लेकर पूछ लिया जाए। हमने कल देखा था कि किस प्रकार सबसे छोटा दिन कब होगा, सबसे बड़ा दिन राज्य में कब होगा, सीधी ग्रहणें कब प्राप्त होंगी। इस तरह के सभी प्रश्न हम कहां से सोल्व करेंगे, राज्य की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों से। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ऋतुओं से प्रश्न। नेक्स्ट इनके पास होता है ऋतुओं से प्रश्न। ऋतुएं हम सामान्यतः हम देखते हैं 4 ऋतु वगैरह हम अध्ययन करते हैं, लेकिन अगर यदि हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम 2 ऋतुओं को लेकर चलते हैं तो इसको बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं। देखते हैं हम राजस्थान की ऋतुओं से संबंधित हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे आधारित पर देखें हम। एक हम मान लेते हैं हमारे पास क्या से, ग्रीष्म काल। इसको हम बाद में लंबे से समझेंगे ग्रीष्म काल। और दूसरा हम मान कौन सा काल है हमारे पास, शीतकाल। ग्रीष्म काल का प्रारंभ मानते हैं हम
15 मार्च से प्रारंभ हो जाता है। ग्रीष्मकाल कब से प्रारंभ हो जाता है? 15 मार्च से प्रारंभ हो जाता है और कब तक रहता है? 15 जून से रहता है। शीतकाल हम देखें यहाँ पर 15 सितंबर से मानते हैं हम, और कब तक रहता है? 15 मार्च तक। यह हो गया हमारा शीतकाल। ग्रीष्मकाल को हम और दो भागों में बांट लेते हैं। ग्रीष्मकाल को एक हमारे पास ग्रीष्मकाल का प्रारंभ होता है जिसको कहते हैं गर्मी का काल, और एक हो जाता है इसमें वर्षा का काल। नेक्स्ट देख लेते हैं हम शीतकाल में, देख लेते हैं इसको प्री शीतकाल कहते हैं हम इसको, प्री शीतकाल, शीत से पूर्व का काल, प्री शीतकाल। और एक हम देख लेते हैं यहां पर शीत ऋतु, यानी कि बहुत अधिक जो ठंड होती है। इस प्रकार हमने दो भागों में बांट दिया है इसको। गर्मी का काल हम माने यहाँ पर 15 मार्च से, डेट कहीं ना कहीं आपको काम आएगी इसलिए पता होनी चाहिए, 15 मार्च से लेकर 15 जून। और वर्षा का काल हमारे यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है यही 15 जून से लेकर 15 सितंबर तक। प्री शीतकाल वही 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक, और शीत ऋतु हम माने हमारे यहाँ पर 15 नवंबर से लेकर 15 मार्च तक। इस प्रकार हमने इसको बांट दिया। दो ऋतुओं में हमने मुख्य रूप से क्यों बांटा है अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि पौने वगैरह पढ़नी हो तो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, या फिर समदाब रेखाएं पढ़नी हो तो इसे आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि जब समदाब रेखाएं पढ़ेंगे, पौने पढ़ेंगे, तो हम दो ही तरह की पौने पढ़ेंगे। दो पौने यानी कि ग्रीष्मकाल होगा तो हमारे यहाँ पर पौने कौन से चलती है? सागर से स्थल की ओर, यानी को कहते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अभी हम अप्लाई करके देखेंगे। और जब शीतकाल प्रारंभ होता है यानी 15 सितंबर के बाद कौन सी पौने चलती है हमारे पास? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या स्थल से सागर की ओर। तो ऐसा प्रश्न आए तब हम ऐसे याद रखेंगे तो हमें जल्दी से प्रश्न करने में आसानी होगी। दूसरा देखते हैं हम, जैसे ही गर्मी का काल प्रारंभ होता है हमारे यहाँ पर एक पवन चलती है जिसको हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू के बाद में यहाँ पर क्या चलती हैं? आंधियां चलती हैं। लू चलती है, लू के बाद क्या चलती हैं? आंधियां चलती है। और आंधियां के बाद में यहाँ पर क्या ग्रीष्मकाल में क्या चलता है? भूतालिया या भगोलिया। तो ये हमसे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लू के बारे में पूछ ले, आंधियों के बारे में पूछ ले, या भूतालिया या भगोलिया के बारे में प्रश्न पूछ ले। नेक्स्ट वर्षा देखिए हमारे पर दो मानसून कोनों से होती है। एक होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, यही दक्षिण पश्चिम मानसून की ही दो शाखाएं हैं, जिसे एक शाखा को कहते हैं अरब सागर शाखा। कौन सी सागरी शाखा? अरब सागरी शाखा। और दूसरी इसी की शाखा है, इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो दो मानसूनी पवनों से वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी की और अरब सागरी शाखा से। प्री शीतकाल की बात करते हैं, यहां पर हम सबसे पहला प्रश्न जो पूछा जाए एग्जाम में तो होता है लौटता हुआ मानसून से। किससे प्रश्न पूछा जाता है? लौटता हुआ मानसून से। इसके बाद में हमसे कभी कोई प्रश्न पूछे जाए तो कौन सा शब्द है यहाँ पर? कार्तिक कुआर। और क्या है हमारे पास? गुलाबी सर्दी। फिर देखिए यहां से जो प्रश्न आता है वो हमसे पूछा जाता है मावठ को लेकर। शीत ऋतु से किसको लेकर आता है? मावठ को लेकर। ये हमारे पास सामान्य प्रश्न होते हैं। किसको लेकर? ऋतुओं को लेकर। ऋतुओं को लेकर हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। देखें ग्रीष्मकाल याद रखना है यहाँ पे, और शीतकाल। आप पेपर दे रहे हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर हमें याद रखना तो इस तरीके से याद रखना, राजस्थान की ज्योग्राफी से ग्रीष्मकाल और शीतकाल दो ऋतु याद रखेंगे तो आपको पवनों की दिशाएं, समदाब रेखाएं, उनको करने में आसानी होगी। फिर देखिए ग्रीष्मकाल को हमने दो भागों में बांट दिया, गर्मी, और गर्मी का ही भाग होता है वर्षा। लू, गर्मी में देखें तो लू, आंधियां और भूतालिया या भगोलिया में राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा हमारे पास वर्षा देखें तो हमारे पास दक्षिण पश्चिम मानसून, इसमें अरब सागरी शाखा और बंगाल की शाखा। बहुत सारे आप गाइड वगैरह में देखें, आम्र वर्षा, काल बैसाखी सब लिखा हुआ, लेकिन वो भारत के भूगोल से संबंधित है, राजस्थान के भूगोल से संबंधित नहीं है। राज्य में देखें तो लू, आंधियां और भूतालिया ये हमारे राज्य से संबंधित है। तो काल बैसाखी क्या है, आम्र वर्षा क्या है ना, इसको हम जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो इसके साथ में जोड़ा जाएगा। भारत के भूगोल में भारत से संबंधित, हमारे राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक है, देखते हैं तो हम वर्षा देखा हमने अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी से होती है। शीतकाल में देखें हम तो शीतकाल में हमारे पर क्या है? लौटता हुआ मानसून है, कार्तिक कुआर है और गुलाबी सर्दी। और शीत ऋतु देखें तो लास्ट में पर क्या हमारे पास? मावठ है। तो ऋतुओं से अगर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित इस ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए इन शब्दों से होगा। तो आगे हम एक एक चीज के बारे में चर्चा करते हैं। हमने ऋतु कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, ग्रीष्म ऋतु और शीतकाल। अब हम इसको एक मैप के द्वारा देखते हैं और फिर हम वापस से हम हमारी सभी चीजें जो हमने लिख रखी है उन सबको अप्लाई करके देखते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रीष्म काल के बारे में। हमने कल पढ़ा था कि ग्रीष्म काल का आरंभ जैसे ही मार्च महीना हमने देखा था। कब? कौन से मार्च को? 21 मार्च को सूर्य सीधा कहां पर चमकता है? भूमध्य रेखा को। 21 मार्च के बाद में जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता है यानी कि कर्क रेखा की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे भारत में ग्रीष्म काल का आरंभ हो जाता है। अप्रैल, मई, जून आते आते सूर्य 21 जून को सूर्य सीधा कहां पर चमकता है? हमने कल देखा था कर्क रेखा पर चमकता, और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती और राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती। तो यानी कि मार्च, अप्रैल, मई और जून आते आते हमारे पर क्या होती है? भीषण गर्मी होती है, तापमान बढ़ेगा, क्योंकि हमें सूर्य की क्या प्राप्त हो रही है? सीधी किरणें प्राप्त हो रही है। इसी को कहते हैं राज्य में कौन सा काल? ग्रीष्म काल, क्योंकि हमें क्या प्राप्त हो रही है? सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त हो रही है। इसको मैप के द्वारा भी देख लेते हैं हम, पूरे भारत के मैप में ही देख लेते हैं इससे हम। इस प्रकार ये कर्क रेखा गुजर रही है भारत के मध्य से, और भारत से लगभग 876 किलोमीटर दूर क्या है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा या क्या है? विषुवत रेखा है, जो भारत के कहां पर है? दक्षिण से गुजरती है। लगभग भारत से 876 किलोमीटर दूर क्या है? यह 0 डिग्री भूमध्य रेखा। हमने कल बात की थी कि हमने कहा था कि 21 मार्च को सूर्य सीधा कहां पर चमकता है? जब सूर्य दक्षिण से वापस उत्तरायण होने लगता है तो 21 मार्च को सीधा भूमध्य रेखा पर गुजरता है। इस दिन पूरे पृथ्वी पर एक समान लगभग ताप प्राप्त होता है, दिन और रात की अवधि समान होती है। जैसे जैसे मार्च की बात 21 मार्च के 22 मार्च, 23 मार्च, यानी कि मार्च बाद में अप्रैल, ये कौन सा महीना आ गया? अप्रैल, लगभग ये कौन सा महीना आ गया? मई, और 21 जून को यानी जून का महीना आते ही सूर्य सीधा कहां पर चमक रहा है? हमारा कर्क रेखा पर। ये सूर्य है, हमने कल देखा था इस प्रकार सूर्य की स्थिति है। सूर्य 21 मार्च को कहां पर सीधा था? इस भूमध्य रेखा पर था। अप्रैल महीने आते ही कहां पर आ गया? लगभग भारत में आ गया। मई और भारत के मध्य में, और लगभग 21 जून को कहा जाता है? भारत के मध्य में। इसका मतलब क्या हुआ? सूर्य की अब हमें क्या प्राप्त होने लगी हैं? सीधी किरणें प्राप्त होने लगी हैं। जैसे जैसे सूर्य की सीधी किरणें मिलेंगी तो क्या होगा? तापमान तेज हो जाएगा। हमारे तीनों तरफ से क्या है? सागर है, दक्षिण हिंद महासागर का भाग है, एक तरफ अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है, दक्षिण का प्रायद्वीप विभाग। और सागरों की औसत गहराई होती है 3800 मीटर तक औसत गहराई होती है, और जल अधिकतम 200 फीट तक गहराई तक तापमान पहुंच पाता है। सूर्य जल का ऊपरी भाग ही गर्म हो पाता है, हमारा पूरा जल है वो गर्म नहीं हो पाता है, इसलिए। और स्थल की विशेषता होती है, जल्दी से क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, बहुत अधिक तप्त हो जाएगा। इसको प्राप्त करके सूर्य की सीधी किरणों को तो धीरे धीरे अप्रैल, मई और जून आते आते ये स्थल भाग क्या हो जाएगा? बहुत अधिक तप्त हो जाएगा। तापमान उच्च होने के कारण स्थल भाग बहुत अधिक गर्म हो जाएगा, और स्थल भाग बहुत अधिक गर्म होगा तो तापमान क्या हो जाएगा? उच्च होए। तापमान उच्च है तो वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। वायुदाब क्या होगा? निम्न होगा। हम कौन सा काल पढ़ रहे हैं? हम ग्रीष्म काल। वही ग्रीष्म काल जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, 15 मार्च से लेकर 15 सितंबर तक की बात कर रहे हैं हम। 15 मार्च से लेकर 15 सितंबर वाले सेशन की बात कर रहे हैं हम। देखें इस काल में क्या होता है। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पर सूर्य जैसे हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है? उत्तरायण हो रहा है, ग्रीष्म काल का प्रभाव शुरू हो जाता है। शुरू होने के साथ में ही हमारे यहाँ पर क्या, जैसे जैसे भीषण गर्मी होगी, तापमान उच्च होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा। वायुदाब निम्न होगा तो हम वायुदाब निम्न होने के कारण, और जबकि इसकी देखें यहाँ पर इसके निकट क्या है? सागर है, और सागर पर क्या है? उच्च वायुदाब है, क्योंकि यह जल्दी से यहाँ पर पवनें गर्म नहीं होती। जल्दी से यहाँ पर क्या है? पानी गर्म नहीं होता, जिस कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब है। यहाँ पर तापमान क्या है? वनस्पत स्थल में क्या है? तापमान कम है, और तो वायुदाब क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। इसीलिए ग्रीष्म काल का जैसे ही आरंभ होता है मार्च महीने में, धीरे धीरे स्थल तपने लगता है, तो यहाँ पर पवनें स्थल से किस ओर चलना प्रारंभ, सॉरी सागर से किस ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं? स्थल की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। कहां से? सागर से किस ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं? सागर से स्थल की ओर। एग्जाम से हमने पूछा जाए ग्रीष्म काल में राज्य में पवनें चलती हैं या देश में पवनें चलती हैं, तो कैसे चलेगी? ग्रीष्म काल में सागर से स्थल की ओर। या फिर देखें इनकी दिशा, हमने कहा है इनकी दिशा कैसे जा रही है? इस प्रकार जा रही है।
और ये इस प्रकार जा रही है, ये हमारा क्या है, उत्तर है, ये क्या है, दक्षिण है, ये क्या है, पूर्व है, और ये पश्चिम है। पवन कैसे चल रही है, पवन अभी हमने कहा है कि सागर से स्थल की ओर, देखिए कैसे जा रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो हमसे पूछा जाए पवन की दिशा है ग्रीष्म काल में, तो क्या बताओगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो ग्रीष्म काल में हमसे यहाँ पर दो तरह के प्रश्न आते हैं। ग्रीष्म काल में पवनों की दिशा होती है, तो आप क्या बताओगे, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, या फिर क्या कह सकते हैं, इधर भारत की इस तरफ क्या है, सागर है, और किस ओर चल रही है, स्थल की ओर। तो कहां, सागर से स्थल की ओर। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन में जो भी आपको ऑप्शन मिले वो बताना है। तो हमने देखा यहाँ पर पवनों, ग्रीष्म काल में पवनों की दिशा होती है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, या फिर हम कह सकते हैं सागर से स्थल की ओर। तो इस प्रकार यहाँ से पवनों की दिशाओं से लेकर हमसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो ग्रीष्म काल का प्रारंभ होगा तो निश्चित है पवनें कहां से, दक्षिण से किस ओर चल रही है, उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। तो राज्य में भी यही पवनें चलेंगी। ग्रीष्म काल में कौन सी पवनें चलेंगी, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। आगे हम वर्षा ऋतु में इसके बारे में और चर्चा करेंगे, वर्षा ऋतु से जोड़ करेंगे पवनों के बारे में। अब एक बार हम क्योंकि सामान्य पवनें देख रहे हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम जैसे ही वापस से 21 जून के बाद में क्या होता है, स्थिति को देखते हैं वापस से। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं 21 जून हो गया, 21 जून के बाद जैसे ही 22 जून होगा, अब सूर्य अधिक उत्तर की ओर नहीं जाएगा, इस रेखा से वापस से 22 जून होते ही इसके दक्षिण में वापस आएगा सूर्य, इससे उत्तर में कभी नहीं जाता है। इसीलिए सूर्य का अधिकतम सीधा प्रकाश दक्षिणी जिलों में मिलेगा। कहां पर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले में। झालावाड़ का ये दक्षिण वाला भाग है, ये इसके निकट है कर्क रेखा के, इसीलिए कभी जिला आए तो ध्यान रखना है। उदयपुर, 4-5 जिले आ गए आपसे, निम्न में कौन सा जिला सबसे कम प्राप्त करेगा, तो उनमें कौन होगा, उदयपुर होगा। उदयपुर यहाँ पर है, जबकि ये कौन सा है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़ है और झालावाड़ है, जो किसके निकट है, कर्क रेखा के निकट है, जो ग्रीष्म काल में 21 जून को सूर्य की क्या प्राप्त करेंगे, सीधी किरणें प्राप्त करेंगे। या ग्रीष्म काल में सीधी किरणें प्राप्त करने वाले जिलों का सही समूह है, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कौन है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और कौन आएगा, झालावाड़ आएगा, न कि उदयपुर आएगा। तुम्हें लगेगा तो पड़ोसी जिला हमारा उदयपुर है, न कि झालावाड़, जबकि झालावाड़ का ये वाला भाग है वो दक्षिणी भाग कर्क रेखा के कहा है, निकट है। तो वहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा, झालावाड़ वाला सही होगा, उदयपुर वाला नहीं होगा, है ना। तो जो भी हमसे सटीक अगर कभी पूछा जाए ध्यान रखना है, कर्क रेखा के निकटतम जो सूर्य जिले होंगे वो क्या होंगे, सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करेंगे। कब प्राप्त करेंगे, तो हमने देखा था कब प्राप्त करेंगे, 21 जून को। इसी दिन राज्य में सबसे बड़ा क्या होगा, दिन होगा, और रात की अवधि क्या होगी, सबसे छोटी होगी। और तिरछी किरणें कौन प्राप्त करेंगे, जितने उत्तर में होंगे उतनी क्या मिलेगी, इनको तिरछी किरणें प्राप्त होंगी। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्योंकि इसी समय में देख लेते हैं हम संदाप रेखाओं को भी देख लेते हैं साथ में यहीं पर, क्योंकि तापमान उच्च है और सबसे ज्यादा तापमान उच्च हमारा किन जिलों में होता है, तो पश्चिमी जिलों में, सरहदी जिलों में। सरहदी क्षेत्र में हमारे यहाँ पर वायुदाब होता है 997 मिलीबार। आप नहीं याद रहे ये सब तो आप बस इतना याद रखना, कल भी बताया था मैंने, तापमान और वायुदाब में कौन सा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। और राज्य में सबसे ज्यादा जो तापमान वाले जिले हैं वो कौन से जिले हैं, हमारे पश्चिमी जिले। सामान्य तो हम कहें तो सबसे ज्यादा ताप तो ये प्राप्त करते हैं, लेकिन ये समुद्र से निकट स्थित है, यहाँ पर वनी क्षेत्र ज्यादा है और सागर तल से ऊंचाई पर स्थित होने के कारण ये जिले सीधी किरणें प्राप्त करने के बाद भी कम तपते हैं। जबकि राज्य में सबसे ज्यादा तापमान कौन से जिले प्राप्त करते हैं, हमारे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय जिले प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो मरुस्थलीय क्षेत्र है और वो जो बालुका है, बालुका जल्दी तप्त हो जाती है और वहां पर वृक्षों क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तापमान पाया जाता है। तो यहाँ हमने पढ़ा था कि तापमान व वायुदाब में कौन सा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। इसका इसीलिए सबसे ज्यादा तापमान वाले जिलों में सबसे कम वायुदाब पाया जाएगा। तो सरहदी जिलों में 997, इन्हीं वापस से इन्हीं जिलों के मध्य से होकर कौन सी 998, उसके बाद राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर कौन सी, तो 999, और हमारे दक्षिणी पूर्वी जिलों में 1000 या 1001 मिलीबार, 1000 या 1001 मिलीबार, है ना। मिलीबार में इसको जो ऑथेंटिक अब जो मापने की चाहिए, इस रेंज सेंटीमीटर सब में माप सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक जो हम काम में लेते हैं कौन सी है, मिलीबार, है ना। हमने कल कहा था 1013.25 मिलीबार पृथ्वी औसत वायुदाब होता है। हमने कल वायुदाब के बारे में चर्चा कर ली थी, अगर जो नहीं पढ़ा है तो कल का वीडियो डाउनलोड करके उससे पढ़ के देख लें। तो इस प्रकार ये हमारे क्या है, वायुदाब रेखाएं।
तो आपको खाली इतना याद रखना, अगर ये सब याद नहीं रहती हैं तो आपको ये याद रखना है कि हमारे पश्चिमी जिलों में क्योंकि तापमान अधिक होता है तो वायु दाब क्या होगा, निम्न होगा, और हमारे दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी जिलों में तापमान निस्बत पश्चिमी जिलों की अपेक्षा कम पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर वायु दाब उच्च होगा। तो यहाँ पर 1001 मिलीबार तक क्या पाया जाता है, समदाब पाया जाता है। समदाब यानी कि समान दाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। तो हमने साथ साथ में हमने किसका अध्ययन कर लिया, यहाँ पर समदाब रेखाओं का भी अध्ययन कर लिया। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो देखना ही है, राज्य के पश्चिमी जिले हमने पहले ही कह दिया है कि जिलों की स्थिति आप स्वयं को पता होनी चाहिए, कौन सा जिला कहां पर स्थित है। तो राज्य के लगभग मध्य में, राज्य के सर्वाधिक भाग पर कौन सा 99 मिलीबार समदाब रेखा पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जैसे ही जून 21 जून मैंने कहा 21 जून के बाद 22 जून होगा, सूर्य वापस से क्या होने लगेगा, हमारे पास दक्षिणायन होना प्रारंभ होगा, यानी कि जून जुलाई, वापस जुलाई में यहाँ पर सूर्य आ जाएगा, वापस अगस्त में यहाँ पर सूर्य आ जाएगा, और वापस सितंबर में सूर्य यहाँ पर आ जाएगा। कौन से सितंबर को, 23 सितंबर को सूर्य हमने कल देखा था कहां पर आ जाता, भूमध्य रेखा। सितंबर में अब सूर्य कहां पर सीधा चमक रहा है, इस हिंद महासागर पर सीधा चमक रहा है। अब क्योंकि स्थल की विशेषता होती है, पानी की विशेषता होती है कि धीरे धीरे गर्म होगा लेकिन अधिक समय तक गर्म रहेगा, और स्थल की विशेषता होती है कि जल्दी से गर्म हो जाएगा और जल्दी से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसका उदाहरण देखना हो तो आप घर के बाहर, अब गर्मी का काल है, आप घर के बाहर एक पत्थर रखेंगे तो सुबह सुबह देखेंगे और टब में पानी रखेंगे, अब पत्थर देखेंगे, छूकर देखेंगे, तुरंत गर्म, बहुत गर्म हो जाएगा क्योंकि पानी में हाथ रखेंगे ठंडा हो। शाम को वही वापस में देखेंगे तो पत्थर जल्दी से ठंडा हो जाएगा और पानी टब वाला अभी भी क्या होगा, आपके पास गर्म होगा। तो ये विशेषता हम देखें तो अब हमारे पास क्या होती है, स्थल जल्दी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो सितंबर माह में, सितंबर जैसे माह आता है तो सूर्य पृथ्वी के स्थल भाग हमारा जो भारत का वो ठंडा हो जाता है बनिस्बत किसके, जल के। अब स्थल ठंडा हो जाएगा, यानी कि अब कौन सा महीना पढ़ रहे हैं हम, अब कौन सा काल पढ़ रहे हैं हम, शीतकाल पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं शीतकाल के बारे में, खाली दोनों ऋतुओं के बारे में जो भी हमने चार्ट बनाया था, ऋतुएं प्रारंभ की हैं, अंदर की चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। शीतकाल यानी कि लगभग 15 सितंबर से प्रारंभ होता है और कब तक रहता है, 15 मार्च तक रहता है। इनमें देखिए हम शीतकाल मैंने कहा है कि जैसे सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, यानी सितंबर माह में लगभग कहां पर आने लगता है, भूमध्य रेखा पर, और 23 सितंबर को कहां आ जाता है, भूमध्य रेखा पर एग्जैक्ट आ जाता है। सितंबर माह में यानी सूर्य दक्षिणायन होने के कारण, और मैंने अभी कहा स्थल जल्दी से ठंडा हो जाता है, जल धीरे धीरे ठंडा होता है ना, तो स्थल हमारा जल्दी से ठंडा हो गया है। ठंडा होना यानी कि क्या हो जाना, तापमान में क्या हो जाना, कमी हो जाना, तापमान कैसा हो गया, कम हो गया। तो अब वायु दाब क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर उच्च हो जाएगा, यहाँ पर वायु दाब क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। और वायु दाब उच्च होना मतलब वायु दाब उच्च होगा तो हमने कहा था उच्च दाब से किस ओर चलती है, निम्न दाब की ओर। तो यहाँ पर सागर में क्या हो जाएगा, तापमान क्या हो जाएगा यहाँ पर अधिक, तो वायु दाब क्या हो जाएगा यहाँ पर निम्न। तो जैसे ही सितंबर माह आएगा 15 सितंबर के आसपास में, अब पवनें किस ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं, स्थल से सागर की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। स्थल से सागर की ओर लौटना क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। स्थल से किस ओर चलती हैं, सागर की ओर। तो आपसे पूछा जाए शीतकाल में भारत में या राजस्थान में पवनें चलती हैं, कौन सी ऋतु पढ़ रहे हैं हम, शीतकाल में पवनों की दिशा पूछी जाए तो अभी हमने देखा था उसी तरह देखते हैं, ये उत्तर है हमारा, ये क्या है, दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। अब पवनें कैसी चल रही हैं, अपोजिट। ये क्या था हमारे पास, स्थल से किस ओर चल रही हैं, सागर की ओर चल रही है। जैसा प्रश्न पूछा जाए वैसा आपको जवाब देना। शीतकाल में पवनें चलती हैं, राजस्थान से संबंधित पूछे, भारत से संबंधित पूछे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या फिर कह सकते हैं स्थल से सागर की ओर। इसलिए मैंने दो ऋतुओं में बांटकर आपको बताया है, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के। आपको इनसे याद है जब पवनों की दिशा पूछे तो शीतकाल में सामान्य प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है स्थल से सागर की ओर या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर पवनें चलती हैं। इसी को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जब हम लौटता हुआ मानसून पढ़ेंगे तो यही लौटता हुआ मानसून है, यानी कि जो मानसून पवनें ऐसे चल रही थी वो क्या हो रही हैं, वापस लौटने लगती हैं। तो वर्ष भर दो ही पवनें चलती हैं भारत पर, मुख्य रूप से जो मुख्य पवनें भारत की चलती है वो दो ही पवनें,
एक तो चलती है ग्रीष्म काल में सागर से स्थल की ओर, शीतकाल में चलती है स्थल से सागर की ओर, या कह सकते हैं ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और शीतकाल में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसलिए भारतीय पवनों को कौन सी पवनें कहते हैं? मानसूनी पवनें। इसलिए भारत की जलवायु पढ़ेंगे तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। भारत की जलवायु के पीछे कौन सा शब्द आता है? मानसूनी। ये मानसूनी अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है, अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ऋतुओं के अनुसार मार्ग बदलने वाली पवनें। और भारतीय पवनें कैसी हैं? ऋतु के अनुसार क्या करती हैं? अपने मार्ग को बदलती है। हमने भी देख लिया ग्रीष्म ऋतु में पवनें कैसे चल रही थी? सागर से स्थल की ओर। और शीत ऋतु आते ही हमारे पर पवनें कैसे चल रही हैं? स्थल से सागर की ओर। इसलिए इनको भारतीय पवनों को कौन सी पवनें कहा जाता है? मानसूनी पवनें कहा जाता है। तो भारत में दो मानसूनी पवनें चलती हैं, ग्रीष्म काल में और शीतकाल में। इसलिए ऋतु को हमने दो भागों में बांटकर अध्ययन किया। तो अरबी भाषा का शब्द है मौसम। अरब के जो व्यापारी होते थे ये क्या करते थे? जब इनको भारत आना होता था तो कौन से ऋतु में आए तो फायदा होता था? भारत। देखो यहाँ पर ये इस प्रकार, यहाँ पर हम देखें पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इधर देखें तो हम कौन है? अफगानिस्तान का भाग है, फिर ईरान, इराक है। ये अरबी व्यापारी यहाँ से आते थे। इन्हें जब भारत में प्रवेश करना था तो ग्रीष्म काल का इंतजार करते, तब पाल वाली नौकाएं होती थी। जब भारत में आना होता था तो ग्रीष्म काल में अपनी नौकाएं अरब सागर में उतार देते, तो आसानी से इन पवनों के साथ में भारत पहुंच जाते। जब इन्हें वापस जाना होता तो शीतकाल में अरब सागर में अपनी नौकाएं उतार देते थे, जो आसानी से कहां पहुंच जाते थे? अपने क्षेत्र में पहुंच जाते थे। इसलिए इन्होंने कहा कि भारतीय पवनें कैसी पवनें हैं? मानसूनी पवनें हैं। कैसी? जो क्या करती हैं? ऋतुओं के अनुसार अपने मार्ग को परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हमने देख लिया, दो ऋतुओं के आधार पर हमने बांट के देख लिया कि ग्रीष्म काल में पवनें कैसे चलती हैं और शीतकाल में पवनें कैसे चलती है। इसी को कहते हैं हम लौटता हुआ मानसून। देखो ये 15 सितंबर से क्या हो जाएगा? मानसून का लौटना आरंभ हो जाएगा। तो एक चीज हमने यहाँ से ये भी सीख ली कि मानसून कब लौटना प्रारंभ करता है? 15 सितंबर से प्रारंभ करता है। और चूंकि ये पवनों की दिशा कैसी है? उत्तर पूर्व से किस ओर है? दक्षिण पश्चिम। और हमारे राज्य के सबसे पश्चिम का जिला कौन सा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर से सबसे पहले मानसून का क्या हो जाता है? लौटना प्रारंभ हो जाता है। पूरे मध्य भारत में चलने वाली पवनें सबसे बाद में झालावाड़ जिले से गुजरती है। तो मानसून का लौटना सबसे पहले किस जिले से प्रारंभ होता है? जैसलमेर जिले से प्रारंभ होता है और सबसे बाद में कहां से होता है? झालावाड़ जिले से। ये हम और विस्तार से जब हम पढ़ेंगे लौटता हुआ मानसून तो उसको और देख लेंगे। अभी खाली आपको याद रखना है इससे संबंधित। इस ऋतु की समताप रेखाओं की बात करें, इस ऋतु में क्योंकि देखें वनस्थली भाग की विशेषता होती है, बालू बहुत जल्दी से क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर तापमान बहुत कम हो जाता है, इसलिए वायुदाब क्या होगा? सबसे उच्च होगा। तो यहाँ पर लगभग 1019 मिलीबार क्या होती है? समदाब रेखाएं होती है। और मध्य भारत या राजस्थान के इस वाले भाग में कितनी होती है? 1018 मिलीबार तक होती है। यहाँ 1019, 1020 तक, तो 1019 और 1018 मिलीबार तक हमारे राजस्थान में 2 मिलीबार रेखाएं ये गुजरती है। आपको ध्यान रखना है राज्य में पश्चिमी जिलों में कितने मिलीबार तक? 1019 मिलीबार तक। और राज्य के पूरे मध्य राजस्थान या देखें हमारा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 1018 मिलीबार तक क्या होती है? समदाब रेखाएं होती है। यहाँ पर आपके लिए ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, समदाब रेखाएं दूरी याद रख लें, 1019 और 1018। तो पूर्वी राजस्थान में 1018, जबकि पश्चिमी राजस्थान में या जो हमारे सरहदी इलाके क्षेत्र है वहां पर कौन कितनी है? 1019 मिलीबार। इसको इस प्रकार भी याद नहीं, छोटे एग्जाम्स जो दे तो बस यही लाइन याद रखनी है कि तापमान और वायुदाब में कौन सा संबंध होता है? विपरीत संबंध होता है। इससे भी आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। इस प्रकार हमने दो ऋतुओं के बारे में अध्ययन किया। हमने ऊपर की बात पढ़ी, हमने ग्रीष्म ऋतु में क्या प्रभाव दिखाई देता है और शीत ऋतु में क्या प्रभाव दिखाई देता है पवनों लेकर। और भी पवने हैं, जैसे लू की दिशा देखें तो अलग चीज है, हम बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा देखें तो वो अलग है, उसको हम अंदर अध्ययन करेंगे। अभी हमने सामान्य दो पवने चलती है, क्योंकि भारत में दो ही पवने चलती हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। इसलिए भारतीय जलवायु कैसे कहते हैं? मानसूनी पवने कहा जाता है। तो हम आगे चर्चा करते हैं, एक एक ऋतु के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हम ग्रीष्म काल में गर्मी का सेशन देखेंगे। गर्मी का सेशन यानी कि 15 मार्च से आरंभ होता है और 15 जून यानी कि वर्षा आने से पहले राज्य में हमें क्या क्या जलवायु में परिवर्तन दिखाई देते हैं। राज्य की जलवायु के बारे में जो दिखाई देते हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे अभी राजस्थान की जलवायु का हमने देखा, दो ऋतुओं को देखा, ग्रीष्म ऋतु को, शीत ऋतु का जो ऊपरी हमने पवनों की दिशाओं को देखा। अब हम अंदर की ओर चलते हैं, जिसको हमने चार्ट में बांटा था, और उसमें सबसे पहला काल देखते हैं ग्रीष्म ऋतु का, गर्मी का काल। और गर्मी के काल में उच्च तापमान हमने देखा है कि राज्य में लगभग
अप्रैल, मई और जून आते आते भीषण गर्मी प्रारंभ हो जाती है। और इस गर्मी के काल में हमें क्या दिखाई देती है कि लू हमने देखा था, लू के बाद में भूतालिया, भूपालिया और आंधियों के बारे में हमने चर्चा करनी है हमें। लू देखें, लू क्या है? एक शुष्क पवन है। शुष्क पवन यह एक पछुआ पवन ही है जिसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व। पछुआ पवन किसे कहते हैं? जिनकी दिशा कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर जो पवनें चलती हैं उसे क्या कहते हैं? पछुआ पवन। इसी प्रकार एक पवन होती है पुरवैया। पुरवैया क्या होती है? जो पूर्व से पश्चिम की ओर चले उसे क्या कहते हैं? पुरवैया। तो दोनों ध्यान रखनी है, हमसे कभी पूछा जाए पुरवैया क्या है, पछुआ क्या है, तो पछुआ पवन कौन सी होती है? जो पश्चिम से पूर्व की ओर चले, और जो पूर्व से पश्चिम की ओर चले उसे क्या कहते हैं? हम पुरवैया कहते हैं। तो देखिए हम जिस पवन के बारे में बात कर रहे हैं वो है लू। लू के बारे में सामान्य तो प्रश्न पूछा जाए, ग्रीष्म काल में चलने वाले पवनों को कहते हैं, तो सामान्य प्रश्न है और सब जानते हैं कि राजस्थान में से क्या कहते हैं? लू। लेकिन प्रश्नों को कथन कारक में या घुमा फिरा कर पूछे तो ध्यान रखना हमें यह शुष्क पवन है। लू कैसी पवन है? शुष्क पवन है। और राज्य में इसका सर्वाधिक प्रभाव कहां पर होता है? तो राज्य में सर्वाधिक प्रभाव राज्य के उत्तर पश्चिम जिलों में होता है। ग्रीष्मकाल का जो सर्वाधिक प्रभाव है किसी भी क्षेत्र, ग्रीष्मकाल में जो भी भूतालियां, आंधियां हम पढ़ेंगे, इन सबका ज्यादातर जो प्रभाव होता है वो राज्य के किन जिलों में होता है? उत्तरी पश्चिमी जिलों में होता है। उत्तर पश्चिम जिले की बात करें तो उत्तर पश्चिम जिले कौन से हमारे पास? उत्तर पश्चिम वाला ये वाला क्षेत्र, इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। लू का देखें हम, आंधियों का देखें हम, या फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी हम भूतालिया या बबूलिया, सबका प्रभाव अगर राज्य में सबसे ज्यादा दिखाई देता है तो कहां दिखाई देता है? वो उत्तर पश्चिमी जिलों में। उत्तर पश्चिम जिलों की बात करें तो यहाँ पर मुख्य जो जिला होते हैं वो कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर की इस तरफ देखिए कौन है? बीकानेर का भाग आ जाता है, जैसलमेर का कुछ भाग आ जाता है, और यहाँ पर हनुमानगढ़। मुख्य रूप से कहां पर? गंगानगर व हनुमानगढ़ और बीकानेर के इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा ग्रीष्मकाल का प्रभाव दिखाई देता है। तो ग्रीष्म काल में चलने वाली शुष्क पछुआ पवन को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू पछुआ पवन है। पछुआ पवन है जब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब पवनों के बारे में जब हम विस्तार से पढ़ेंगे, जब मावट के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे एक पवनें होती है पृथ्वी पर, 3 तरह की पवनें होती हैं। एक 0 डिग्री से 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य, और यहाँ पर 65 डिग्री तक। ये देखें 0 डिग्री से 30 डिग्री की ओर जो पवनें चलती हैं, पृथ्वी पर 3 स्थायी पवनें, सनातनी पवनें या सन्मार्गी पवनें चलती हैं, जिनको कहते हैं पृथ्वी स्थायी पवनें या ग्रही पवनें, सनातनी पवनें जो या सन्मार्गी पवनें होती है, जो वर्ष भर एक निश्चित मार्ग में चलती है। जो पवनें 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर चलती हैं, इनको कहते हैं हम व्यापारिक पवनें, ट्रेड्स पवनें। उत्तरी गोलार्ध में जिनकी दिशा होती है नेट, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, और दक्षिणी गोलार्ध में होती है सेट, साउथ ईस्ट ट्रेड। भी हमारे इस राजस्थान ज्योग्राफी से इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ सिंपल चीजें मैं भी बता रहा हूँ। 30 डिग्री से जो 65 डिग्री के मध्य में चलती हैं, इनको कहते हैं पछुआ पवनें। दोनों ही गोलार्धों में चलती हैं, ये पछुआ पवनें हैं। दोनों गोलार्धों में इस प्रकार की जो पवनें चलती हैं कहते हैं हम पछुआ पवनें। पछुआ पवनें देखिए, पछुआ पवनों की दिशा कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, या नॉर्थ में से साउथ में से अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा 40, 50, चिक्ता, साठा वगैरह ज्योग्राफी पढ़ी हो तो आपने। और यहाँ पर 90 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य में चलती हैं दोनों गोलार्ध में, इनको कहते हैं ध्रुवीय पवनें। ये पवनें होती है स्थायी पवनें, ये 30 डिग्री से लेकर किस ओर चलती है? 65 डिग्री के मध्य में। राज्य का भी हमने विस्तार पढ़ा था, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, लगभग 30 डिग्री के आसपास में यह पवनों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। ग्रीष्म काल में जो प्रभाव दिखाई देता है पछुआ पवनों का, इन्हें हम शुष्क पवन कहते हैं। कैसी पवन है? शुष्क पवन है, जिसे हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो हमसे कुछ प्रश्न घुमा फिरा कर पूछ ले तो ध्यान रखना, राज्य में सर्वाधिक प्रभाव कहां होगा? तो उत्तर पश्चिमी जिलों में। उत्तर पश्चिम जिलों में गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। कैसी पवन है? यह शुष्क पवन है ना, इनसे वर्षा नहीं होती है। जबकि यही पवन शीत ऋतु में कैसी हो जाती है? आर्द्र पवन हो जाती है, और जिससे क्या हो जाती है? वर्षा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। तो शीत ऋतु में अलग विशेषता है इसी पवन की। कौन सी पवन की? इस पछुआ पवन की। ये आर्द्र हो जाती है और जिससे क्या होती है? वर्षा होती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में कैसी है? यह शुष्क पवन है। दिशा कैसी है? पश्चिम से पूर्व की ओर, और इसे स्थानीय भाषा में हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। भारत में भी लू कहते हैं इसे। लू का प्रभाव उत्तरी भारत में दिखाई देता है, पाकिस्तान में दिखाई देता है, जहां पर इसे लू विश्व में अनेक नामों से पुकारी जाती है। तो कैसी पवन है? शुष्क पछुआ पवन है, जो ग्रीष्म काल में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। राज्य में इसका सर्वाधिक प्रभाव उत्तरी पश्चिमी जिलों में दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आंधियों की।
नेक्स्ट बात करते हैं हम आंधियों की। तो इन क्षेत्रों में क्योंकि यहाँ पर किसका अभाव होता है, वनस्पति का अभाव होता है। वनस्पति के अभाव के कारण यहाँ पर पवनें वो तेज गति से चलती हैं, धूल भरी आंधियां चलती है। धूल होती है बालुकामय पढ़ाई मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल के रूप में फैला हुआ, यहाँ पर धूल भरी आंधियां चलती है। एक तरफ से दक्षिण पश्चिम पवनें चलती हैं, ऊपर से उधर लू वाली पछुआ पवनें चलती हैं। तो यह धूल भरी आंधियां सबसे ज्यादा जो चलती है वो किस जिले में चलती है, गंगानगर में। लगभग 27 दिनों तक गंगानगर में चलती है, लगभग हनुमानगढ़ में 24 दिनों तक चलती है, नीचे बीकानेर में आते हैं लगभग 18 दिनों तक चलती है। इस प्रकार जैसे जैसे पूर्व की ओर आते हैं, झालावाड़ और मांसवाड़ा में लगभग 4 दिनों से 3 दिन तक चलती है सबसे निरंतर। तो हमसे पूछा जाए आंधियों की दिशा किस प्रकार है, आंधियों की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ने पर आंधियों के दिनों की संख्या में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। या फिर कथन आ जाए तो हमें ध्यान रखना है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने पर आंधियों के दिनों में क्या होगी, वृद्धि होगी। बस आपको दिन वगैरह याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा गंगानगर में हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसे जैसे आते हैं हम दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं, आंधियों के दिनों में संख्या में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। आपसे जैसा भी पूछा जाए, दिशाओं को लेकर पूछा जाए, कथन आ जाए राजस्थान की जलवायु से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है असत्य है, तब थोड़ी विविधता लिए हो तो ध्यान रखना है। हम दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो आंधियों के दिनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। और या फिर हमसे पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो आंधियों के दिनों में क्या होगी, कमी होती जाएगी। तो ये याद रखना है कि मरुस्थलीय क्षेत्र है, वनस्पति विहीन क्षेत्र है तो निश्चित आंधी आएगी। यहाँ पर वनस्पति है, आवास ज्यादा है तो आंधी क्या हो जाती है, रुक जाती है, कम हो जाती है, इनकी गति कम मंद हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पर आवाज ज्यादा होने के कारण मंद गति से चलती है। तो इस प्रकार हमने आंधियों को देखा। नेक्स्ट होता है भूतालिया या भूगोलिया। भूतालिया और भूगोलिया क्या होता है, अगर अवरोधक नहीं होते, अवरोधक नहीं होगा तो पवन क्या होगी, अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। जिस प्रकार इस प्रकार क्या चलने लग जाते हैं, चक्रवात चलने लग जाते हैं। सममनी पवनें अपना मार्ग कैसा कर देती है, चक्राकार रूप में ले लेती है। चक्राकार मार्ग में लोकल में छोटे छोटे क्षेत्रों में देखा होगा, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, भूताया कहते हैं, है ना। तो वही भूतालिया या भूगोलिया है ना। जब पवनें क्या कर देती हैं, अपना मार्ग कैसा कर देती है, चक्राकार कर देती है। मार्ग अगर चक्राकार कर देती है या जिसे सममनीय मार्ग कहते हैं, इस प्रकार के भंवरनुमा जिस मार्ग कर लेती हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, भूतालिया या भूगोलिया। यही राज्य में सबसे ज्यादा कहां पर आता है, यही उत्तर पश्चिम जिलों में सबसे ज्यादा आता है। और वो भी जैसे जैसे हम दक्षिण पूर्व की ओर आते हैं, इनकी संख्या में भी क्या आती जाती, कमी आती जाती। तो लू हमने देखा, लू के बाद में हमने देखा आंधिया, और आंधिया के बाद भूतालिया भूगोलिया। और सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पर दिखाई देता है, उत्तर पश्चिम राजस्थान में दिखाई देता है, या फिर कह सकते हैं हम मरुस्थलीय जिलों में इसका सर्वाधिक प्रभाव होता है। ग्रीष्मकाल की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक तापमान वाला जिला है तो चूरू। सबसे ज्यादा जो तापमान पाया जाता है ग्रीष्मकाल में जिला है कौन सा है, चूरू है। और स्थान पूछा जाए तो फलोदी। स्थान अगर सबसे ज्यादा तापमान वाला राज्य में स्थान कौन सा ग्रीष्मकाल में तो कौन सा है, फलोदी। और जिला पूछा जाए तो हमें चूरू। दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा पाया जाता है तो हमने देखा था कहां पर, जैसलमेर में। और वार्षिक तापांतर पाया जाए तो कहां पर, चूरू। यह हमारे ग्रीष्मकाल से संबंधित था। समदाब रेखाओं की भी हमने चर्चा कर ली थी। समदाब रेखा हमने कहा था ग्रीष्मकाल में सीमावर्ती क्षेत्र में 997 मिलीबार मापने की इकाई है ना। इन्हीं जिलों में मध्य में से कौन सी है, 998 मिलीबार। और मध्य राजस्थान या राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर कौन सी है, 99 मिलीबार। और दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी जिलों में 1000 या 1001 मिलीबार। जो भी एग्जाम में मिले दोनों तो आएंगे नहीं, एक ऑप्शन आएगा या तो 1000 आएगा या 1001 मिलीबार समदाब रेखा गुजरती है। समदाब रेखा यानी कि समान दाब को मिलाने वाली रेखा। समदाब हमने पढ़ा था स्टार्ट में जब प्रारंभ की थी क्लास में, कल वाली क्लास में। समदाब किसे, दाब किसे, वायुदाब किसे कहते हैं, तो हमने देखा था वायुदाब किसे कहते हैं, पृथ्वी पर पड़ने वाले वायु के प्रति इकाई वर्ग सेंटीमीटर पर पड़ने वाले या इंच पर पड़ने वाले वायु के भार को क्या कहा था हमने, वायु दाब कहा। तो ये वायुदाब के बारे में हमने समदाब रेखाओं के बारे में चर्चा कर ली। इससे अगर ये याद भी नहीं रहे तो आपको ये याद रखना है, जहां पर तापमान उच्च होगा वहां पर वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा। जैसा एक प्रश्न पूछा गया था कि ग्रीष्म का जून महीने में जैसलमेर में वायुदाब होगा, वहां पर ऑप्शन थे कोई परिवर्तन नहीं, कम, अधिक, इस प्रकार के ऑप्शन थे। तो हमें क्या होगा, वायुदाब क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या है, बहुत अधिक है। तो वायुदाब और तापमान में कौन सा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। इससे भी आप आसानी से ये वायुदाब रेखाओं को, समदाब रेखाओं को आप सोल्व कर सकते हैं। ग्रीष्मकाल के बाद में हम देखते हैं हमारे यहाँ पर कौन सा काल प्रारंभ होता है, वर्षा का काल प्रारंभ होता है। वर्षा मानसून राज्य में
हमने पढ़ा था दो तरह की पौने होती है मानसूनी पौने, है ना। एक हमने पढ़ा था पौने को, मानसूनी पौने क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या करती है, ऋतु के अनुसार अपना मार्ग परिवर्तित करती। तो जैसे ही भारत में जो वर्षा का काल है वो प्रारंभ कब होता है, तो ये प्रारंभ होता है 15 जून से। कब से प्रारंभ होता है, 15 जून से प्रारंभ होता है। और कब तक होती है वर्षा, 15 सितंबर तक वर्षा होती है। और वर्षा है वो दो मानसूनी शाखाओं से, जो हमारी मानसूनी मुख्य शाखा है उसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा। इसकी दो शाखाएं, एक अरब सागर से राज्य में प्रवेश करती है और एक बंगाल की खाड़ी के मार्ग से राज्य में प्रवेश करती है। तो इन दोनों मानसूनी शाखाओं से राज्य में क्या होती है, वर्षा होती है। और कब होती है, 15 जून से 15 सितंबर के मध्य में होती है। इसको हम देखते हैं, सामान्य हम चर्चा करते हैं। ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो राज्य में वर्षा कराने के लिए सहायक हैं। देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर ये राजस्थान है। कर्क रेखा है हमारी। हमने पढ़ा था, हमने जब अभी आगे चर्चा करी थी हमने, जैसे जैसे सितंबर, जैसे जैसे मार्च के बाद में क्या होता है, अप्रैल के बाद में मई, और 21 जून को हमने कहां पर लिया है, सूर्य को सीधा कहां पर चमकता है, हमारा कर्क रेखा पर। इस समय में क्या स्थिति होती है, यहाँ पर एक तो क्या है, थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है ये, थार का मरुस्थल है। भारत और पाकिस्तान में क्या है, थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल भी भारतीय मानसून को क्या करता है, आकर्षित करता है ना। ऑप्शन हो तो ध्यान रखना है, मानसून को क्या करता है, भारतीय मानसून को क्या करता है, आकर्षित करता है। वर्षा कराने में सहायक है। कैसे सहायक है, हम अभी जब पढ़ेंगे दोनों शाखाओं से तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर तापमान उच्च होने के कारण यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाता है, निम्न, बहुत अधिक निम्न हो जाता है। दूसरा देखें तो यहाँ पर बहुत सारे कारक हैं, है ना। अभी हमने थोड़ी पवनों के बारे में चर्चा की थी। इस प्रकार की पवनें पृथ्वी पर चलती है 0 डिग्री की ओर, इसको हमने कहा था कौन सी, व्यापारिक पवनें। और दक्षिणी गोलार्ध में भी इस प्रकार चलती हैं। जब सूर्य क्या होता है, उत्तरायण होता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, तब एक यहाँ पर भूमध्य रेखा पर एक पवनें चलती हैं। इस क्षेत्र को कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। ये अंतरा अभिसरण, उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में ITCZ क्षेत्र में यहाँ पर एक पवनें चलती हैं, पछुआ पवनें। इस क्षेत्र में यही जब ये सूर्य यहाँ पर सीधा चमकता है तब ये दक्षिण की ओर 10 डिग्री खिसक जाती है और लगभग भारत के इस क्षेत्र में बहने लगती है। इससे भी मानसून प्रवेश करता है, ITCZ से प्रवेश करता है। एक पछुआ जेट पवनें हैं जो भारत के हिमालय के, तिब्बत के पठार के दोनों ओर चलती हैं शाखा। जो दक्षिण की ओर शाखा चलती है वो खिसक कर उत्तर की ओर जाने के कारण भी निम्न वायुदाब बनता है। तो इस कारण भी भारतीय मानसून आकर्षित होता है। बहुत सारे ज्योग्राफी में कारण है, लेकिन हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो सामान्य राजस्थान की ज्योग्राफी से लेना है, उनके लिए हमें वही याद रखना है, तापमान और वायुदाब में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। इससे ही आप आसानी से अपना उत्तर सॉल्व कर सकते हैं। आपको ITCZ क्या है या फिर पछुआ जेट पवनों से क्यों होती है, तो इनको आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम के लिए। यदि आप फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से देते हैं या ज्योग्राफी का कोई एग्जाम देते हैं तब या फिर हमें RS मेंस में रिटर्न में पूछा जाए तब वो काम की है। अभी हम सिंपल एग्जाम दे रहे हैं तो इतना उलझने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ज्योग्राफी से नहीं होते। तो हम सामान्य चर्चा करते हैं, जो हमने पढ़ा है उसी से चर्चा करते हैं। तो हमने कहा है कि जून महीने में तापमान इस क्षेत्र में बहुत अधिक हो गया। अब हमने कहा है यहाँ पर क्या कहा था हमने, इस समय में कौन सी पवनें प्रारंभ हो जाती है, मार्च में सागर से स्थल की ओर। जैसे ही मार्च महीना आता है सागर से पवनें किस ओर चलना शुरू कर देती हैं, स्थल की ओर। जब मार्च होता है तब तापमान कम होता है क्योंकि सूर्य यहाँ सीधा चमक रहा होता है। लेकिन जैसे ही मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून हो गया, भीषण गर्मी पड़ने लग गई, यानी कि यहाँ पर निम्न दाब बहुत अधिक हो गया। पहले धीरे धीरे तापमान बढ़ रहा था तो यहाँ पर निम्न दाब इतना नहीं था, तो पवनें इस तरह चल रही थी तो वो सागर के ऊपर घर्षण उत्पन्न नहीं कर पा रही थी। सागर के ऊपर घर्षण उत्पन्न होगा तो जल क्या होगा, गर्म होकर इन पवनों के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर घर्षण उत्पन्न नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जून हुआ, यहाँ पर उच्च तापमान होने के कारण निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, तो जिस कारण पवनें तेजी से स्थल भाग की ओर आगे बढ़ती हैं। तेजी से बढ़ने के कारण क्या उत्पन्न करती हैं, जल के ऊपर घर्षण उत्पन्न करती है। घर्षण के कारण जल गर्म होकर इन पवनों के साथ में क्या होता है, आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता है। और यहाँ पर हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी तक की ये जो एक श्रृंखला है जिसको कहते हैं सहादरी, पश्चिमी घाट या इसको कहा जाता है सहादरी। इस पश्चिमी घाट में भी यहाँ पर महाबलेश्वरम या कलसुबाई मुंबई के आसपास, और यहाँ पर नीलगिरी, अन्नामलाई और कारावम की पहाड़ियां। तो जैसे ही मानसूनी शाखा, ये देखो इसकी दिशा कौन सी हमने पढ़ा था, दक्षिण पश्चिम से उत्तर या सागर से स्थल की ओर। जैसे ही यहाँ सबसे पहले 1 जून
से 5 जून के मध्य में ये केरल और इन पश्चिमी घाट से टकराती है और केरल में बहुत अधिक क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है, जिसको कहते हैं मानसून का विस्फोट होना। नहीं, भारत के भूगोल में समझेंगे, इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। दूसरा, ये यहाँ वाली शाखाओं में थालघाट, गोरघाट, पालघाट, इन दर्रों से होकर या यहाँ पर ऊंचाई कम है, इनसे पार करके यहाँ पर ये पवनें आगे बढ़ जाती है। कौन सी पवनें? ये दक्षिण पश्चिम पवनें ही। इस प्रकार ये आगे बढ़ जाती है। इसको हम अभी बाद में देखेंगे। यहाँ ये कौन सा सागर है? अरब सागर। तो ये दक्षिण पश्चिम पवनें ही इस अरब सागर से होते हुए इस प्रकार ये शाखा इस प्रकार आगे बढ़ती है। एक शाखा यहाँ पर विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के मध्य प्रवेश कर ये छत्तीसगढ़ वगैरह में वर्षा करती है। एक शाखा जिसकी हमारे यहाँ पर गुजरात में कच्छ की रण क्षेत्र में वर्षा करती है। एक शाखा जो कि मुख्य रूप से इस प्रकार एक शाखा यहाँ से आगे बढ़ती है और इस प्रकार ये आगे बढ़ती है। और देखें कौन सी शाखा है, इसको दक्षिण पश्चिम मानसूनी शाखा या फिर कहां से आ रही है? अरब सागर से, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अरब सागर की शाखा। अब हम देखते हैं हमारे राज्य में अप्लाई कर रहे हैं हम। हमारा राज्य जो हमसे पूछा जाएगा उसके बारे में हमने राज्य में यहाँ पढ़ा, क्या है हमारे यहाँ पर? अरावली। क्या है हमारे यहाँ पर? अरावली। राज्य में देखें यहाँ पर जिला कौन सा है? ये बांसवाड़ा। तो सबसे पहले दक्षिण में जिला कौन सा था? बांसवाड़ा। तो कौन सा मानसून? अरब सागर का मानसून राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। 1 जून से 15 जून के मध्य में राज्य में प्रवेश कहां से होता है? बांसवाड़ा जिले से होता है। और कौन सी शाखा से होता है? अरब सागर की शाखा से होता है। तो राज्य में मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाएगा? बांसवाड़ा जिले को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाएगा। तो बांसवाड़ा जिले में कौन सा मानसून प्रवेश करता है राज्य में? ऐसा पूछा गया, कौन सा है? अरब सागर, या इसको कहेंगे तो दक्षिण पश्चिम मानसून, या फिर अरब सागरी शाखा राज्य में प्रवेश करती है। देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा है, कौन सा पठार पढ़ा? हमने यहाँ पर पढ़ा था भोमट का पठार। हमने पढ़ा सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य में पठार है। और देखा सिरोही में यहाँ पर कौन क्या है? माउंट आबू, और ये पूरा पठारी भूभाग है। उच्च भूभाग होने के कारण कल हमने पढ़ा था कि पर्वतीय क्षेत्र रुकावट होना जरूरी। तो जैसे ही रुकावट आएगी पवनें इनसे टकराकर इस क्षेत्र में क्या करेगी? वर्षा करेगी। तो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वर्षा होती है और आगे मानसून इस प्रकार क्या हो जाता है? आगे बढ़ जाता है। शेष राजस्थान में इससे वर्षा नहीं होती है। तो इस अरब सागरी मानसून से क्या होती है? अल्प वर्षा होती है। शेष राज्य में इससे वर्षा नहीं होती है। किन जिलों में होती पूछे तो आपको वही भोमट का पठार वाले सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अल्प वर्षा होती है इस मानसून से। शेष राजस्थान में इससे वर्षा नहीं होती है। नहीं होने का कारण आपको मैप में दिख रहा है, क्योंकि अरावली की दिशा और मानसून की दिशा क्या है? समानांतर है। इसलिए राज्य के अधिकांश भाग में इस मानसून से वर्षा नहीं होती। तो राज्य का अधिकांश भाग मरुस्थल, क्यों इससे वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता? ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो क्यों नहीं कर पाता है? तो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि अरावली के समानांतर दिशा है। कौन प्राप्त करता है और क्यों प्राप्त करता है? तो कौन प्राप्त करता है? दक्षिणी जिले हमारे कौन से? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा प्राप्त करते हैं। वो इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि यहाँ पर अरावली की ऊंचाई अधिक है। इस मानसून राज्य में सबसे पहले मानसून का प्रवेश कौन से मानसून शाखा से होता है? तो अरब सागर से। दूसरा प्रश्न पूछा जाए किस जिले से होता है? तो बांसवाड़ा जिले से। इसलिए बांसवाड़ा जिले को क्या कहते हैं? मानसून का प्रवेश द्वार। तो इससे संबंधित अगर यदि हमसे प्रश्न पूछे जाए तो इतने ही प्रश्न है। दिशा कौन सी है अरब सागर की? तो आपको पता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली के समानांतर। इससे बस इतने ही प्रश्न है हमसे। नेक्स्ट शाखा की बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखो बंगाल की खाड़ी का मानसून इस प्रकार यहाँ से ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून शाखा इसमें वर्षा करने के बाद भी यहाँ से पार करती है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो विदर्भ का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य पठारी पठार है और इन क्षेत्रों में क्या होता है? उच्च ताप से बहुत अधिक गर्म है स्थल भाग। अब ये पवनें इनसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं क्योंकि गर्म भाग से गुजरती हैं। बहुत अधिक तप्त गर्म पवनें हो जाती हैं दक्षिण पश्चिम पवनें। और जैसे ही ये बंगाल की खाड़ी पे प्रवेश करती हैं, बंगाल की खाड़ी के जल क्या कर देगी? गर्म कर देगी। ये इनसे भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है बंगाल की खाड़ी का मानसून, क्योंकि अब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजर रही है, जिसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। इस प्रकार ये म्यांमार में अराकान श्रेणी और हमारा कौन सा हिमालय? पूर्वी हिमालय। इसको अराकान श्रेणी भी पूर्वी हिमालय का ही भाग है। तो अराकान श्रेणी या पूर्वी हिमालय से मानसून क्या होता है? टकराता है। कौन सा मानसून? अब कौन सा हो गया ये? बंगाल की खाड़ी का मानसून। कौन सा मानसून है ये? बंगाल की खाड़ी का मानसून। क्योंकि बंगाल की खाड़ी से आ रहा है, जिसे बंगाल की खाड़ी का मानसून कहते हैं। बंगाल की खाड़ी का मानसून इस प्रकार ये आगे बढ़कर इन क्षेत्रों में टकराता है और भारत के यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया जो पढ़ेंगे, मेघालय का पठार भारत का भूगोल में पढ़ेंगे, या शिलोंग का पठार, इन पठारों के चारों ओर कीपाकार रूप में गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां स्थित है। इनमें खासकर मासिन राम में क्या करती है? ज्यादा वर्षा करती है। इन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा करने के कारण आगे ये पवनें आगे नहीं बढ़ पाती। यदि पूर्वी हिमालय नहीं होता तो ये पवनें आगे बढ़ जाती
और भारत का ये पूरा उत्तरी भाग कैसा होता, शुष्क या मरुस्थलीय भूभाग होता। भारतीय जलवायु अलग प्रकार की होती, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई 4000 मीटर से अधिक होने के कारण ये पवनें अब आगे नहीं बढ़ पा रही। कौन सी पवनें? यही दक्षिण पश्चिम पवनें जो बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरती। तो बंगाल की खाड़ी का मानसून यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा करता है। वर्षा करने के कारण हम भी देखते हैं कि हमारे यहाँ पर सामान्य अगर सुबह से वर्षा हो रही तो हमारा तापमान क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तापमान गिरेगा तो क्या बन जाएगा, उच्च वायुदाब। तो इस प्रकार यहाँ पर भी अब क्या बन जाता है, वर्षा अधिक हो गई तो उच्च वायुदाब बन जाता है। जबकि इस समय में यह भीषण गर्मी होती है, कहां पर, थार के मरुस्थल में। और यहाँ पर क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है। क्या होता है, निम्न वायुदाब। पवनों को क्या चाहिए, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। क्योंकि थार का मरुस्थल होने के कारण अब यह पवनें अपना मार्ग क्या कर लेती हैं, परिवर्तित कर लेती हैं। अब यह पूर्व से किस ओर चलने लगती है, पश्चिम की ओर चलने लगती है। इसी के कारण भारत में वर्षा होती है। यदि थार का मरुस्थल न होता तो शायद भारत का यह वाला भाग क्या हो जाता है, वर्षा को बहुत कम प्राप्त करता। थार के मरुस्थल के कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब का केंद्र उत्पन्न हो जाता है और उच्च वायुदाब से पवनें इस प्रकार ये वापस चलना प्रारंभ कर देती है, पूर्व से किस ओर, पश्चिम की ओर। इस प्रकार पूरे उत्तरी भारत में जो वर्षा होती है वो किससे होती है, बंगाल की खाड़ी से। इसलिए भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। तो इस प्रकार इसकी एक शाखा नागपुर के पठार से होकर इसकी एक शाखा राज्य में प्रवेश करती है। और राज्य का ये वाला जिला कौन सा, आप सब जानते हैं, हमने स्थित सीमा स्थिति वगैरह में पढ़ा था, झालावाड़ जिला। अब ये बंगाल की खाड़ी का मानसून राज्य के किस जिले में प्रवेश करता है, तो आपके पास ऑप्शन हो गया झालावाड़, है ना। मानसून किस जिले में प्रवेश करता है, तुमने पढ़ा था बांसवाड़ा में। और आपसे पूछा जाए दक्षिण पश्चिम में अरब सागर की शाखा कहां से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी का मानसून राज्य में किस जिले से प्रवेश करता है, तो झालावाड़ से, और 15 जून के आसपास प्रवेश करता है। क्योंकि ये भारत को पार करके, बंगाल की खाड़ी को पार करके वापस से भारत को पार करके पहुंचता है। इसीलिए यह इसको थोड़े 15 दिन से अधिक हो जाते हैं तो ये मानसून कब पहुंचता है, 15 जून के बाद में पहुंचता है। यही राज्य का मुख्य मानसून है, क्योंकि उससे वर्षा बहुत कम होती। अब झालावाड़ जिले में प्रवेश किया, इसके बाद कोटा, बारा, बूंदी इन क्षेत्रों में बहुत अधिक वर्षा करता और पूरे पूर्वी राजस्थान में इससे क्या करेगा, वर्षा करेगा। इसलिए राज्य के अधिकांश भाग पर वर्षा किससे होती है, कौन सी होती है, सामान्य बात हो गई, बंगाल की खाड़ी के मानसून से राज्य में क्या होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। 15 जून के आसपास यहाँ पर प्रवेश करता है, लगभग 1 जुलाई के आसपास मध्य राजस्थान में, और जैसलमेर में कब तक पहुंचता है, ये 30 जुलाई तक कहां पहुंचता है, जैसलमेर में पहुंचता है। जैसलमेर में सबसे बाद में ये मानसून पहुंचता है। अब देखिए यहाँ मानसून की विशेषताएं आप देख लें, क्योंकि ये पूरे या बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहाँ आते हमारे राज्य तक आता है। तो मानसून कैसा हो जाएगा, इसकी मात्रा कैसी, ताकत कैसी हो जाएगी, खत्म सी हो जाएगी। इसमें आर्द्रता की मात्रा बहुत कम रहती है, इसीलिए राज्य में वर्षा बहुत कम होती है। राज्य में औसत वर्षा 57 सेंटीमीटर होती है। यदि हमारा राजस्थान बीच में होता, कहीं यहाँ पर होता, तो निश्चित है हमारे राजस्थान में बहुत अधिक क्या होती, वर्षा होती। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से या राज्य में वर्षा कम होने का क्या कारण है, तो बंगाल की खाड़ी से दूरी पर स्थित होना। किससे दूरी पर स्थित होना, बंगाल की खाड़ी से हम बहुत अधिक दूर स्थित हैं, इसीलिए राज्य में वर्षा बहुत कम होती है। इस शाखा से क्यों नहीं होती, इससे तो हम निकट में स्थित है, इससे इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारे क्या है, अरावली और इसकी समान एक दिशा क्या थी, समान थी। लेकिन बंगाल की खाड़ी से वर्षा इसलिए कम होती है क्योंकि हम बंगाल की खाड़ी से लगभग 2500 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो मानसून आते आते क्या हो जाता है, बहुत विरल हो जाता है, कम हो जाता है, आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण राज्य में वर्षा कम होती है। लेकिन राज्य के अधिकांश भाग पर वर्षा किससे होती है, तो बंगाल की खाड़ी से होती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून 15 जून तक प्रवेश करता है और 1 जुलाई के आसपास मध्य राजस्थान में प्रवेश करता है और हमारे जैसलमेर जिले में कब पहुंचता है, 30 जुलाई तक पहुंचता है। इस मानसून की दिशा पूछी जाए तो देखो ये कौन सा जिला है, झालावाड़ जिला। और झालावाड़ जिला आपने पढ़ा है, ये कौन से जिले हैं, दक्षिण पूर्वी जिले। इस मानसून की दिशा कैसी होती है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो राज्य में मानसून की दिशा है या बंगाल की खाड़ी की मानसून की दिशा, ऐसा पूछा जाए तो दोनों का जवाब क्या होगा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। राज्य में मानसून की दिशा या राज्य में बंगाल की खाड़ी के मानसून की दिशा होती है। तो पूछा जाए आपको क्या बताओगे आप, इसकी दिशा कैसी है, हमारे पास कैसी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। सामान्य बात है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे तो मानसून में क्या होगी, वर्षा की मात्रा में क्या होगी, कमी होती जाएगी, है ना। क्योंकि हम यहाँ से वर्षा कराते आ रहे हैं, इन क्षेत्रों को पहले मिल जाता है, यहाँ पर वर्षा होती है। जैसे जैसे हम उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे क्या होगी, उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे, वर्षा की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। तो इसको प्रश्न को हम वापस देखें, घुमा फिरा कर पूछा जाए तो उत्तर पश्चिम से हम दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी, जबकि दक्षिण पूर्व से
उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। लेकिन एक चीज याद रखनी, यहाँ पर परिवर्तनशीलता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। परिवर्तनशीलता क्या है, परिवर्तनशीलता मतलब कहीं अधिक वर्षा कहीं कम वर्षा, कभी अधिक वर्षा कभी कम वर्षा जिससे संभावना है। जैसे कि यहाँ पर क्या हम यहाँ पर देखें, सामान्य इन क्षेत्रों में देखें तो एक समान वर्ष भर वर्षा होती और सभी क्षेत्रों में लगभग एक समान वर्षा होती। लेकिन यहाँ देखें इन क्षेत्रों में कभी कभी बाढ़ आ जाती है, हमने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, कभी कभी क्या आ जाती है, यहाँ पर बाढ़ आ जाती है और यहाँ पर बहुत सारे सालों तक यहाँ पर क्या रहता है, सूखा रहता है, कभी बाढ़ आ जाती है। किसी स्थान पर पानी वर्षा होती है लेकिन इसके पास का स्थान क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। इसको कहते हैं परिवर्तनशीलता। तो जैसे जैसे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जाओगे वर्षा की मात्रा में तो कमी होगी लेकिन परिवर्तनशीलता बढ़ती जाएगी। तो आपको जैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जाए आपको ध्यान रखना है, एक लाइन एक याद रखना है, दूसरा इसका अपोजिट भी पूछ ले आपको तो ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी, परिवर्तनशीलता बढ़ेगी। उल्टा करके देख लेते तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि लेकिन परिवर्तनशीलता में क्या होगी, कमी होगी। इसको अच्छी तरीके से समझ ले, जब कथन कारक आएंगे तो आपको ये याद करना। दूसरा बात करते हैं, देखो राज्य का दक्षिणी भाग धीरे धीरे मानसून बहुत अधिक सक्रिय हो जाता है और धीरे धीरे राज्य के दक्षिणी जिलों में भी सक्रिय हो जाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ में भी सक्रिय हो जाता है। मुख्य रूप से कौन सा जिला है, बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिला है ऐसा जिला है जहां पर दोनों ही मानसून, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। इसलिए मानसून सर्वाधिक दिनों तक कहां पर किस जिले में सक्रिय रहता है ये पूछा जाए उसका जवाब होगा बांसवाड़ा, है ना। बांसवाड़ा जिला ऐसा जिला है जहां पर दोनों ही मानसूनों से वर्षा होती है और यहाँ पर मानसून सर्वाधिक दिनों तक क्या रहता है, सक्रिय रहता है। सर्वाधिक वर्षा कहां करता है तो झालावाड़ जिला है, लेकिन मानसून सर्वाधिक सक्रिय किस जिले में रहता है पूछा जाए तो बांसवाड़ा। दोनों ही मानसून से वर्षा प्राप्त करने वाला दक्षिणी राजस्थान या बांसवाड़ा जिला दोनों मानसूनों से क्या प्राप्त करता है, वर्षा प्राप्त करता है। मानसून अधिक दिनों तक सक्रिय कहां रहता है ऐसा पूछा जाए तो बांसवाड़ा। नेक्स्ट आपसे सिंपल से प्रश्न है, राज्य में औसत वर्षा कितनी होती है तो 57 सेंटीमीटर राज्य में औसत वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहां होती है तो झालावाड़ जिले में 110 सेंटीमीटर, दूसरा है बांसवाड़ा जिले में 100 सेंटीमीटर तक। झालावाड़ को बांसवाड़ा राजस्थान का मासिनराम कहा जाता है, बांसवाड़ा को क्या कहा जाता है, चेरापूंजी कहा जाता है। स्थान पूछे आपको सबसे ज्यादा वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है तो माउंट आबू, 156 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है माउंट आबू में। और सबसे कम वर्षा पूछा जाए तो सम जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। क्षेत्र पूछा जाए तो कहां पर, सम जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और जिला पूछा जाए तो जैसलमेर में 20 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सबसे बाद में मानसून पहुंचता कहां पर, 30 जुलाई को जैसलमेर। नेक्स्ट देखें हम, वर्षा से पूछा जाए कि बंगाल की खाड़ी के मानसून से राज्य के पश्चिमी भाग यानी कि मरुस्थल में वर्षा क्यों नहीं होती। अरब सागर से तुमने देख लिया क्योंकि अरावली के समानांतर, लेकिन हमसे पूछा जाए इस मानसून से, कौन से मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से राज्य के पश्चिमी भाग यानी कि मरुस्थल में वर्षा क्यों नहीं होती है। इसका उदाहरण है, 2 उदाहरण हमें मुख्य रूप से याद रखना है। पहला कारण यह वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, जो हमें किताबों में समझाया जाता है क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश। आपने जल चक्र पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, यह पर्वत है या पर्वत है, ऊंचा भूभाग है, यहाँ पर कोई जलाशय बना हुआ है, ये क्या है, जलाशय है। इस जलाशय से कोई पवन उठती है, जल को लेकर उठती है और आगे बढ़ती है। क्या चल रही है, पवन चल रही है, आगे बढ़ती है और अवरोधक आने पर पवन क्या होगी, ऊपर की ओर आगे बढ़ेगी। जब पवन ऊपर की ओर आगे बढ़ेगी, अगर अवरोधक ऊंचा है तो यहाँ पर क्या बनना, क्योंकि तापमान गिरेगा तो क्या बन जाएंगे, संघनित होकर क्या बनेंगे, बादल बनेंगे और क्या हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी। और वर्षा वापस बूंदों के रूप में नदी के मार्ग से वापस जलाशय में आ जाता है। ये इसके विपरीत वाला भाग है वो वर्षा को प्राप्त नहीं कर पाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं इसे, वृष्टि छाया प्रदेश। तो मानसून की विपरीत दिशा में जो प्रदेश होता है जहां वर्षा प्राप्त नहीं करता उसे वृष्टि छाया। तो यही अप्लाई करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये मानसून इस प्रकार आगे बढ़ रहा है और क्या आ गई है, अरावली आ गई है। इस क्षेत्र में तो वर्षा हो रही है लेकिन इस क्षेत्र में ये कौन सा भाग आ गया, वृष्टि छाया प्रदेश। तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से वर्षा क्यों नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि वृष्टि छाया प्रदेश में आता है। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो दूसरा कारक भी है। दूसरा कारक क्या है, इस क्षेत्र में देखिए, इस क्षेत्र में पवनें चलती है, शुष्क पवनें चलती है। शुष्क पवनें क्या करती है, इस मानसून को क्या कर देती है, कमजोर कर देती है। दूसरा यहाँ पर यहाँ की उष्णता, इस मरुस्थल की उष्णता क्या कर देती है, इस मानसून को ऊपर उठा देती है, जिस कारण भी ये क्षेत्र क्या है, वर्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। तो यहाँ मरुस्थल की उष्णता क्या कर देती है, मानसून को कमजोर कर देती है। कौन सी मानसून को,
बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि इसमें पहले ही कमजोर होता है, ये यहाँ से आ रहा है, बहुत अधिक दूरी होने के कारण ये मानसून पहले ही कमजोर होता है और यहाँ की उष्णता इतनी अधिक होती है, इस मानसून को ऊपर उठा देती है, जिस कारण यह वर्षा करना प्राप्त करने में क्या रहता है, असमर्थ रहता है।